नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गजकेसी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के चैप्टर पैजिजा के बारे में समझेंगे और इसके हैंड राइटिंग नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप इसके हैंड राइटिंग नोट्स को बना सकें। इसके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर को प्रिपेयर करें, बना लें। तो पैजिजा जो है इसे कप फंगस भी कहते हैं, फ्लैशी एस्कोमाइसिटिस या एपोथीसियल फंगस भी कहते हैं इसे। इसका क्लासिफिकेशन है माइसिटिस, एमेस्टिगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटाइना, एस्कोमाइसिटिस, हाइमेनो एस्कोमाइसिटिडी, पैजिजेल्स, पैजिजेसी, पैजिजा। ठीक है, अब आता है अक्रेंस। पैजिजा स्पीसीज ऑब्लिगेट स्पोरोफाइट होता है, जो मुख्य रूप से कॉप्रोफिलस होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सड़े गले पदार्थ भी ये पाया जाता है। इसका ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका डायग्राम आप बना लें। ये हाइमेनियम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एबोथीसियम, हीप ऑफ डंक सबस्ट्रेटम जो है अंडरग्राउंड पेरेंट माइसिलियम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे देख आते हैं। ये माइसिलियम दिया हुआ है इसका, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पैजिजा स्पीसीज का माइसिलियम सेप्टेट अर्थात सेप्टा द्वारा विभाजित होता है। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड यूकार्पिक होता है। इसकी प्रत्येक सेल्स में यूनिन्यूक्लिएट होती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कॉनिडिया द्वारा जो होता है। उसमें पैजिजा स्पीसीज में अनुकूल परिस्थितियों में माइसिलियम कुछ छोटे छोटे कॉनिडियोफोर बनाता है, जिसके एपेक्स से उनके छोटे छोटे गोले एक्सोजिनस कैंडिडा बनते हैं। क्या बनते हैं? एक्सोजिनस कैंडिडा बनते हैं। प्रत्येक कैंडिडा बिंड द्वारा कॉनिडिया बनते हैं, एक्सोजिनस कॉनिडिया बनते हैं। और ये प्रत्येक यही कॉनिडिया विंड या किसी अन्य माध्यम द्वारा डिस्पर्स होकर नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं, नए माइसिलियम को बनाते हैं। दूसरा आता है बाई क्लेडोमाइडियोस्पोर्स द्वारा। कभी कभी कुछ विषम परिस्थितियों में एडवर्स कंडीशंस में माइसिलियम की कुछ सेल्स फूलकर गोल या अंडाकार हो जाती हैं, और साथ ही साथ वाल्ड भी हो जाती हैं। इन्हीं पेरिनेटिंग का स्ट्रक्चर को क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा भी जी दूसरा हो गया इसका कॉनिडिया, और दूसरा हो गया क्लेमाइडोस्पोर्स। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस फंगस में सेक्स ऑर्गन्स का पूर्ण अभाव होता है, परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निश्चित रूप से होता है, और यह निम्न विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है? पहला देख लिखा है, पहला लिखा है सोमेटोगैमी द्वारा या सोमेटोजिनस कॉपुलेशन। इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैजिजा की हेटेरोथैलिक स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज है इसमें? हेटेरोथैलिक स्पीसीज, जो अलग अलग थैलाई जैसे हैं इसके। हेटेरोथैलिक स्पीसीज होता है, जैसे कि चित्र से स्पष्ट है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय प्लस तथा माइनस माइसिलिया में कुछ हाइफी एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए पास में कांटेक्ट कर जाते हैं, आपस में कांटेक्ट करते हैं। ये ठीक है, पास आ जाते हैं और कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट पॉइंट पर वाल डिसॉल्व हो जाती है और प्लाज्मोगैमी संपन्न हो पाती है। साथ ही साथ प्लस तथा माइनस माइसिलिया एक डाइकैरियन बनाते हैं। सही, दोनों के न्यूक्लियस मिलकर डाइकैरियन बनाते हैं, हाइब्रिड बना देते हैं बाई ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल होमोथैलिक स्पीसीज में होता है। जैसा चित्रों से स्पष्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एक
एक ही माइसीलियम में कुछ यंग हाइफी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एपिकल सेल्स में माइसीलियम के अन्य किसी भाग से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके आ जाता है। इस प्रकार यह सेल्स डाइकैरियोटिक हो जाती हैं, चूँकि इस क्रिया में एक ही माइसीलियम में के दो न्यूक्लियाई का पार्टिसिपेट चूँकि इस क्रिया में एक ही माइसीलियम के दो न्यूक्लियाई का पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए इसे ऑटोगैमी कहते हैं। फॉर्मेशन एन्कोजिनस हाइफी। तो एन्कोजिनस हाइफी का फॉर्मेशन करके तब देखिए इसमें क्या किस प्रकार होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एन्कोजिनस हाइफी, सोमेटोगैमी या ऑटोगैमी से बनी हुई डाइकैरियोटिक सेल्स से, या तो सोमेटोगैमी या फिर ऑटोगैमी, तो इन दोनों से जो डाइकैरियोटिक सेल्स बनी जो हमने अभी ऊपर देखा था, से एस्कोजिनस हाइफी का डेवलपमेंट होता है। कैरियोगैमी तथा मियोसिस इत्यादि होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। जितना इसका विवरण इस प्रकार है, किस प्रकार है देखिए। डाइकैरियोटिक फर्टाइल सेल्स से अनेक छोटे छोटे ट्यूबुलर डाइकैरियोटिक एस्कोजिनस हाइफी डेवलप होते हैं। प्रत्येक आगे चलकर एक एक मेचर मल्टी सेलुलर ब्रांच या अनब्रांच्ड एस्कोजिनस हाइफी बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एस्कोजिनस हाइफी बनाता है। देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में क्या दिया हुआ है जी, यंग एस्कोजिनस हाइफी बन रहे हैं, ये यंग एस्कोजिनस हाइफी है और ये डाइकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब नीचे देखिए अगले डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि ये डाइकैरियोटिक एपिकल सेल्स है जो आगे चल के डिवाइड होती जा रही है और सिंकैरियन हो रहा है। सिंकैरियन एस्कस मदर सेल्स जिसे कहते हैं, एस्कस मदर सेल है जिसमें सिंकैरियन की क्रिया हो रही है। जो डाइकैरियोटिक एपिकल सेल्स है, दो न्यूक्लियाई आ गई हैं इसमें और दोनों मिलकर सिंकैरियन की क्रिया कर रहे हैं। उस फिर इसमें डिवीजन हो रहे हैं, डिवीजन होने के बाद इसमें यंग एस्काई बन रहे हैं। यंग एस्काई बन रहे हैं। यंग एस्काई बनने के बाद इसमें और क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं, पहले जो 8 न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस में फिर बाद में साइटोप्लाज्म इसके चारों एकत्र हो गया और एस्कस बन गए और पूरे एक एस्कस में एस्कोस्पोर्स 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं इस प्रकार। और जिस एस्कोस्पोर्स जिसमें रहते हैं उसे एस्कस कहते हैं और एस्कस जहाँ पर जिस हाइफी में रहता है उसको एस्कोजिनस हाइफी कहते हैं। और ये क्या है, पेरेंट डाइकैरियोटिक सेल्स। अब कैरियोगैमी समझ लेते हैं। प्रत्येक एस्कोजिनस हाइफी की एपिकल सेल फर्टाइल होती है। इसके दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक सिंकैरियन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कैरियोगैम कहते हैं। साथ ही साथ इस डिप्लॉयड मदर सेल्स को एस्कस मदर सेल्स कहते हैं। ठीक है, एस्कस मदर सेल्स कहते हैं। देखिए इसमें दिखाया है एस्कस मदर सेल्स, ये लिखा हुआ है एस्कस मदर सेल्स। एस्कस मदर कहते हैं दोनों न्यूक्लियाई आपस में सिंकैरियन बना रहे हैं। एस्कस मदर सेल्स कहते हैं ये किसके ऊपर चल रही है, एस्कोजिनस हाइफी की सबसे एपिकल सेल्स फर्टाइल होती है उसी में हो रहा है। इसके बाद मियोसिस होगी, मियोसिस और फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स के बनने की क्रिया। तो इसमें देख लेते हैं मियोसिस तथा एस्कोस्पोर बनने की क्रिया। प्रत्येक सिंकैरियन में क्रमशः मियोसिस तथा फर्स्ट मिटोसिस के फलस्वरूप 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। साथ ही साथ एस्कस मदर सेल्स एक लंबे थैले जैसे एस्कस का स्वरूप ले लेती है। तो ये एस्कस बन जाते हैं और एस्कस के अंदर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अंत में यंग एस्कस का प्रोटोप्लाज्म 8 आइडेंटिकल न्यूक्लिएट टुकड़ों में डिवाइड होता है और प्रत्येक टुकड़ा एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड नॉन मोटाइल एंडोजिनस एस्कोस्पोर्स का रूप ले लेता है। ठीक है, यही हमने इसमें पीछे की तरफ
डायग्राम में दिखाया था कि ये एस्कोस्पोर का रूप ले लेते हैं। इसके बाद आता है, इसमें डायग्राम देख लीजिए, एपोथीसियम का डायग्राम दिया हुआ है। एपोथीसियम में ये बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। एपोथीसियम है, इसमें एस्काई है, पैराफाइसिस, जो पैराफाइसिस भी हैं, एस्कोस्पोर्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चीज़ मिला के क्या बना रहे हैं, हाइमेनियम या थीसियम बना रहे हैं। इसे थीसियम कहते हैं, हाइमेनियम या थीसियम कहते हैं। थीसियम के नीचे सब हाइमेनियम या सब थीसियम लेयर होती है, और इसके नीचे जो रॉयड जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइसीलियम है, अंडरग्राउंड माइसीलियम कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये एस्कस बना हुआ है, और एस्कस में एस्कोस्पोर्स दिखाए गए हैं। ये पैराफाइसिस हैं, एस्कस में एस्कोस्पोर्स 8 एस्कोस्पोर है, और ये सब मिलाकर बना देते हैं हाइमेनियम या थीसियम। नीचे सब थीसियम लेयर है, और सब थीसियम लेयर कह सकते हैं, या सब हाइमेनियम या हाइपोथीसियम कहलाए, या सब हाइमेनियम कह सकते हैं, हाइपोथीसियम लेयर कह सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पैजिजा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप एक फ्लैशी सकर या कप शेप्ड जटिल एस्कोकार्प बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे एस्कोकार्प का निर्माण हो रहा है, जिससे एपोथीसियम जिसे हम क्या कहते हैं, एपोथीसियम कहते हैं। अभी हमने पीछे डायग्राम में दिखाया था। इसकी कैविटी की गहराई कम तथा ओपनिंग की चौड़ाई अधिक होती है। गहराई कम होती है और ओपनिंग की जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है। कैविटी एपोथीसियम की कैविटी में अनेक लंबे थैले जैसे ऑक्टास्पोरस एस्काई का मतलब होता है कि एस्काई के अंदर ऑक्टास्पोर्स पाए जाते हैं, 8 स्पोर्स पाए जाते हैं, तथा अनेक सेप्टेट स्टेराइल पैराफाइसिस भी पाए जाते हैं। स्टेराइल पैराफाइसिस पाए जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर तथा आपस में मिले जुले अरेंज्ड होकर हाइमेनियम तथा थीसियम का लेयर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, हाइमेनियम कह सकते हैं इसे, या थीसियम कह सकते हैं। हाइमेनियम के ठीक नीचे अनेक सेप्टेट तथा ब्रांच्ड स्टेराइल हाइफी का घना जाल होता है, जिसे हम सब हाइमेनियम या हाइपोथीसियम कहते हैं, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। डिस्पर्सल तथा जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन और डिस्पर्सल के बारे में पढ़ लेते हैं। मेजर एस्कोस्पोर एस्काई के फटने से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं और बेंट द्वारा दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। प्रत्येक एस्कोस्पोर अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर जर्मिनेट करती हैं या जर्म ट्यूब द्वारा डायरेक्ट जर्मिनेट करती हैं। धीरे धीरे यही जर्म ट्यूब ग्रोथ करता है और सेप्टेट तथा ब्रांचिंग द्वारा नया यंग माइसीलियम बनाकर लाइफ साइकिल को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका लाइफ साइकिल हो जाती है। आज पैजिजा का भी चैप्टर खत्म हो जाता है, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पैजिजा खत्म हो जाता है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन सभी को। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, नमस्कार साथियों।